नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शपथ से पहले ट्रंप ने जिनपिंग से की बात। टिकटॉक पर बैन को लेकर दोनों में चर्चा। अमेरिका में 19 जनवरी से टिकटॉक हो जाएगा बैन। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से की बात। टिकटॉक पर बैन को लेकर दोनों में चर्चा। अमेरिका में 19 जनवरी से टिकटॉक होगा बैन। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप। शपथ से पहले ट्रंप ने जिनपिंग से की बातचीत। टिकटॉक पर बैन को लेकर दोनों में चर्चा। अमेरिका में 19 जनवरी से टिकटॉक होगा बैन। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग से की खास बातचीत। टिकटॉक पर बैन को लेकर दोनों में चर्चा हुई। अमेरिका में 19 जनवरी से टिकटॉक बैन हो जाएगा। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। सीधा डॉक्टर राम से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी आपको दे दें। जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत। शपथ से पहले दोनों में बातचीत हुई। ट्रंप ने किया जिनपिंग को फोन। टिकटॉक को लेकर दोनों में बातचीत हुई। 19 जनवरी से अमेरिका में टिकटॉक बैन हो जाएगा। टिकटॉक पर जासूसी का शक। 20 तारीख को शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और 2020 में ही जून 2020 में भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, लेकिन 5 साल बाद अमेरिका भी अब उस रास्ते पर निकल चुका है। क्या वाकई में बातचीत टिकटॉक को लेकर थी या कोई और मुद्दा हो सकता है, ये एक्सपर्ट से समझने की हम कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, खबरें आ रही है कि टिकटॉक को लेकर बातचीत की। इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शी जिनपिंग को इनविटेशन भी भेजा गया था कि आप आइए मेरे शपथ ग्रहण में, लेकिन खबरें हैं कि उनके प्रधानमंत्री ही जाएंगे। तो क्या मुद्दा है, मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है? डॉक्टर साहब देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल राजनीति चल रही है वो बड़ी टिपिकल है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साफ साफ कह दिया था कि शपथ ग्रहण करने के पहले तक युद्ध बंद हो जाना चाहिए। वो इजराइल में उसके आसार नजर आ रहे हैं। और इधर चीन को भी उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया था कि भाई ये जो गतिविधियां उनकी चल रही हैं ताइवान के और इधर उधर, उनको जो है रोकना बहुत आवश्यक है। और चीन की भी इस समय जो है जो जीडीपी है वो काफी गिर चुकी है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, आंतरिक परेशानियां भी काफी उभर रही हैं। तो चीन जो है अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साफ साफ कहा है पनामा कैनाल पर वो अब कब्जा करेंगे, क्योंकि पनामा कैनाल बनाई थी अमेरिका ने, लेकिन पनामा सरकार ने उसका ठेका दे दिया चीन की कंपनियों का। और चीन की कंपनियां जो है अमेरिका से पनामा कैनाल क्रॉस करने के लिए भारी टैक्स वसूल करती हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया वो तो मैं अपने उसमें दूंगा। इससे चीन जो है एकदम घबरा गया, उसको समझ में आ गया कि उसका आर्थिक संकट निकटना बगैर अमेरिका की मदद के संभव नहीं है। इसलिए उसने अपने डिप्लोमेटिक चैनल से एक तरह से यूं कहिए आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि पूर्व स्थिति कायम हो जाए और उसका सामान अमेरिका के मार्केट में बिकने लगे। और यही एक कारण है कि जैसे ही इनका ट्रंप का वो संदेश उनके पास पहुंचा, ऑब्वियसली शी जिनपिंग साहब तो यानी उछलने लगे। और निश्चित रूप से पहली कंडीशन जो टिकटॉक की अभी चल रही है कि टिकटॉक के बारे में तो ये पूरा फेमस है भारत में, तो उसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे पर्याप्त टेक्निकल इंफॉर्मेशन मालूम है कि जो टिकटॉक के द्वारा जासूसी की जा रही है, लोगों के जो है
फेशियल बाहर डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है। केवल डेटा बैंक ही तैयार नहीं किया जा रहा है, ये पता लगा लिया जाता है कि कौन आदमी किस समय कहां पर क्या काम कर रहा है और वो किस पोजीशन पर है। और इसके द्वारा, क्योंकि चीन ने वो सब इंटरनेट में तकनीकें विकसित कर ली हैं कि जो अगर सिग्नल आ रहा है तो उस सिग्नल के थ्रू वहां के उस पर्टिकुलर प्लेस के पूरे डिटेल्स वो ले लेता है। और यही एक कारण है कि टिकटॉक जो है पूरी दुनिया में जो सेंसिटिव देश हैं, जो चीन की रडार पर हैं, वो सब उसको बैन कर रहे हैं। भारत ने भी पहले बैन कर रखा है और आगे अब वो अमेरिका में वो बैन हो जाएगा, जिससे कि अमेरिकन जासूसी इंफॉर्मेशन चीन के हाथ ना पड़े। राजेश जी, चलिए लौटता हूं सर मैं आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की इजराइल और हमास जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इजराइल हमास के बीच होगा सीज फायर। इजरायली कैबिनेट ने सीज फायर को दी मंजूरी। आईडीएफ हमास में रविवार से शुरू होगा युद्ध विराम। पहले फेज में 35 से ज्यादा बंधकों को छोड़ेगा हमास। इजराइल हमास के बीच सीज फायर। इजराइल कैबिनेट ने सीज फायर को दी मंजूरी। आईडीएफ हमास में रविवार से शुरू होगा युद्ध विराम। पहले फेज में 33 से ज्यादा बंधकों को रिहा करेगा हमास। इजराइल कैबिनेट की मंजूरी। 19 जनवरी से लागू सीज फायर। 3 फेज में पूरी होगी अहम डील। पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा करेगा हमास। 250 फिलिस्तीनी कैदियों को उसके बदले आईडीएफ या इजराइल रिहा करेगा। पहला फेज 42 दिन का होगा और उसके बाद सेकंड फेज में इजरायली सेना गजा से पीछे हटेगी। लेकिन सबसे अहम बात कि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेताया था कि बंधकों को रिहा करो नहीं तो नरक का दरवाजा खोल दूंगा। तो क्या उसका एक प्रेशर इस वक्त देखने को मिल रहा है? सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। डॉक्टर राम, किस प्रकार से इस सीज फायर को आप देखते हैं? 33 बंधक हमास रिहा करेगा, लेकिन पूरे बंधक छोड़ने के लिए अभी भी हमास तैयार नहीं है। तो किस प्रकार से, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के आने का एक प्रेशर है या इजराइल और हमास के बीच वाकई में एक सहमति बन गई है कि काफी लड़ लिए, अब थोड़ा सा हथियारों को साइड में रख देते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, काफी लड़ ली है, ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन इजराइल ने जो शपथ ग्रहण कर रखी है, एक तरह से संकल्प कर लिया है कि हमास को वो जमींदोज कर देगा और लगभग 90% तो उसने जमींदोज कर दिया। लेकिन अब वो जो बंधक बचे हुए हैं वो कहाँ छुपे हैं, कैसे रखे हैं, और ये हमास का अकेले का काम नहीं हो सकता। उसके पीछे ईरान भी होगा, उसके पीछे हिजबुल्लाह भी होगा, हूथी का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट रहा होगा। तो इन सब आतंकवादी गतिविधियों को लिए देखिए, इजराइल ने जो हमला किया है दमिश्क में और वहां पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे ईरान की कमर टूट चुकी है। वो आतंकवादियों को अब खुलकर समर्थन नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की ये एक पूरी चेतावनी कि आप मेरे शपथ ग्रहण करने के पहले पहले आप युद्ध विराम कर लीजिए, बंदूकों को छोड़ दीजिए। इजराइल तो शुरू से कह रहा है कि आप अगर युद्ध बंद करवाना चाहते हैं तो हमारे बंधक छोड़ दीजिए। अब वो स्टेप बाय स्टेप, वैसे तो देखा जाए इजराइल ने कल रात को ही इतना हमला किया, 110 फिलिस्तीनी मारे। कैसे मारे, क्यों मारे? क्योंकि उनको ये पता अभी तक नहीं लग पाया है कि बंदूकों को छुपाकर इन्होंने कहाँ रखा है। यही एक कारण है कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उन सबको अंडर ग्राउंड करके कनेक्ट कर रखा है। वो बंदूकों को इधर से उधर ले जाते होंगे, कहाँ ले जाते होंगे, ये इंफॉर्मेशन वहां मोसाद को नहीं मिल पा रही है। और जहां भी उनको शक होता है वहां सीधा बम्बार्डिंग कर देते हैं। हमास के लोग जो टेंट में शरणार्थियों की आड़ में छुपे हैं तो वो वहां जाकर भी बम्बार्डिंग कर देते हैं। हालांकि पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि ये मानवता की हत्या है, इसमें 70% महिलाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। अभी तक लगभग 46,000 लोग तो मारे जा चुके हैं और 1,10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पतालों की पूरी हालत बिल्कुल खत्म ही है एक तरह से। और 600 ट्रक पर डे सिर्फ राहत सामग्री उनका इंतजार कर रही है। ऐसे में जो समझौता हुआ है निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बाद हुआ है और अब इस पर जो अमल होगा उसमें गारंटी निश्चित रूप से, लेकिन समझौता कराने वाले बिल्कुल
लेकिन क्या समझौता ये कराने एक वाले। मौका हमास के लिए भी होगा डॉक्टर साहब कि हमास फिर से खुद को रीबिल्ड कर पाएगा गजा के अंदर? ये देखना होगा, और अगर अगर ऐसा होता है तो इजराइल के सामने फिर चुनौतियां आएंगी। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो रूस के बीच बढ़ने लगी टेंशन। S-400 के रडार पर फ्रांस का नौसैनिक विमान, बाल्टिक सागर से गुजर रहा था फ्रांस का विमान। रूस अपनी सीमा को लांघ रहा है, फ्रांस ने चेतावनी दी। नेटो रूस के बीच फिर बढ़ने लगी टेंशन। नेटो रूस के बीच बढ़ने लगी टेंशन। S-400 के रडार पर फ्रांस का नौसैनिक विमान, बाल्टिक सागर से गुजर रहा था विमान। रूस अपनी सीमा को पार ना करे, फ्रांस ने सीधी चेतावनी दी है। नेटो रूस में बड़ी टेंशन, बाल्टिक सागर में टेंशन बढ़ी। गश्त कर रहा था फ्रांस का नौसैनिक विमान। रूस ने S-400 को हाई अलर्ट किया। S-400 के रडार सिस्टम ने जामिंग का प्रयास जो है वो किया है, और फ्रांस के नौसेना नेटो में जो है गुस्सा है, और फ्रांस की नौसेना और नेटो में गुस्सा देखने को मिला है। रूस ने बड़ी गलती की है, ये फ्रांस ने चेतावनी दी है। रूस की गलतियों से पहले भी कई हादसे हुए हैं। तो एक बार फिर से नेटो और रूस के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम, बाल्टिक सागर में फ्रांस का नौसैनिक विमान गुजर रहा था, इसी बीच खबरें ऐसी आई कि रूस ने S-400 के रडार पर लिया और कोशिश उसको ये की कि उसके जैमिंग सिस्टम को जाम कर दिया जाए, और पूरी जैमिंग की कोशिश हुई उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करने की। इसे किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि फ्रांस ने चेतावनी दी है कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, नहीं तो ये फिर अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, देखिए, जो लिमिट का सवाल है वो ये है कि एक देश की सीमा के बाहर जाकर अगर कोई कुछ काम करे तो लिमिट मानी जाती है। अगर रूस ने अपने हाथ से ही, अपनी सीमा के भीतर से ही अगर आसमान में उड़ रहे किसी विमान को उन्होंने जैम करने की कोशिश की, तो एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। क्योंकि क्या फ्रांस ने भी उसकी जासूसी नहीं की होगी? निश्चित रूप से की होगी। अगर नहीं की होगी तो उसे कैसे पता लगा S-400 एक्टिव हो गया है? तो रहा सवाल, ये तो एक बार टेक्टिक्स जो है शांति के समय में जो हर देश करता है, जैसे पाकिस्तान हमारे बारे में करता है, हम पाकिस्तान की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, चीन हमारी गतिविधियों पे ध्यान रखता है, हम उसकी गतिविधियों पे ध्यान रखते हैं। तो ये तो एक सामान्य चीज है, ये दोनों तरफ तो होती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टेंशन के कारण किसी तरह का युद्ध होगा, क्योंकि फ्रांस की स्थिति आज वो नहीं है कि कोई लंबे समय का युद्ध ले सके। क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी जो आए हैं वो युद्ध के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वो तो रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध भी बंद कराने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट्स इस समय कीव में मौजूद हैं, और वो मॉस्को में मौजूद हैं, और बातचीत चल रही है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करो। और निश्चित रूप से वो देखिएगा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खत्म तो क्या होगा, समझौता होगा। हालांकि यूक्रेन अड़ा हुआ है अपनी जिद पर कि पहले वो पूरे के पूरे इलाके खाली करो, लेकिन रूस ने तो उनको अपने आप अब्जॉर्व कर लिया है। देखिए आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, आगे आने वाला समय हम अपेक्षा करते हैं दुनिया में शांति और प्रगति का होगा। और रहा सवाल रूस और फ्रांस की झड़प का, ऐसी तो गतिविधियां और समाचार आते रहेंगे, क्योंकि हर देश दूसरे देश को जो अपने को दुश्मन समझता है वो उस पर चोरी छिपे उसकी खिड़की में से झांक कर देखता है। और रफाल ने भी जाकर इसी तरह से देखा होगा, और उन्होंने उस खिड़की में से पल्ला अपना बंद करने की कोशिश की होगी। यही एक कारण है कि लुका छपी का खेल तो चलता रहेगा राजेश जी। चलता रहेगा। चलिए ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत नेपाल रिश्तों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। भारतीय सेना में गोरखा फिर होंगे भर्ती। जनरल द्विवेदी ने नेपाल आर्मी चीफ से की बात। 4 साल से नहीं हुई नेपाली गोरखा की भर्ती। भारतीय सेना में गोरखा फिर होंगे भर्ती। जनरल द्विवेदी ने नेपाल आर्मी चीफ से की बात। 4 साल से नहीं हुई है नेपाली गोरखा भर्ती। अग्निवीर योजना से नाराज है नेपाली गोरखा। चलिए, जनरल द्विवेदी ने क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको बता दें। मैंने व्यक्तिगत रूप से नेपाल के सेना प्रमुख से भारतीय सेना में
जातीय गोरखा समुदाय की भर्ती फिर शुरू करने का आग्रह किया है। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही शुरू की जाएगी। हमने नेपाल सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है, अब उनके जवाब का इंतजार है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। 4 साल से नहीं हो पाई भर्ती, अग्निवीर नहीं बनना चाहते नेपाली गोरखा। नेपाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1947 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें भारत, ब्रिटेन और नेपाल शामिल थे। जिस समझौते के तहत भारत में और ब्रिटेन में नेपाल के गोरखाओं की भर्ती की जाती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। भारत में 42,000 से ज्यादा गोरखा सैनिक हैं। इनमें से 60% जो है वो नेपाली गोरखा हैं, बाकी 40% भारतीय गोरखा हैं। भारतीय गोरखाओं की भर्ती जारी है। नेपाली सैनिकों पर चीन की नजर भी बनी हुई है। इस बीच हम डॉक्टर राम के पास चलेंगे। डॉक्टर राम, आर्मी चीफ ने तो कह दिया कि हमने वही नेपाल के आर्मी चीफ से बातचीत की है। अब नेपाल की सरकार के ऊपर डिपेंड है कि क्या कुछ करना है। लेकिन क्या जिस प्रकार से केपी ओली शर्मा का रुख रहा, जिस प्रकार से वो चीन के दौरे पर गए, वाकई में आपको लगता है कि कोई एक पॉजिटिव साइन वहां से मिलेगा इस भर्ती के लिए? डॉक्टर साहब, देखिए, एक चीज तो राजेश जी अपनी जगह सही है कि नेपाल में कोई भी सत्ता में बैठे, चाहे वो चीन से दोस्ती करने की कोशिश करे या ना करे, लेकिन वो भारत के जो आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है और सांस्कृतिक संबंध है, उनके विरुद्ध जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकता। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, ये 4 साल के लिए जो भर्ती का प्रस्ताव था, ये दरअसल हम लोग उनको संभवतः समझा नहीं पाए। ये प्रस्ताव क्या था? जो एक्टिव होंगे, जो अच्छे माने उसमें निकलेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी के जो बचेंगे उनको जो है, जो हमारी दूसरी ऑक्सिलरी फोर्सेस हैं, जो कि निगरानी का काम करते हैं, बॉडी ये आपके चौकीदारी का काम करते हैं, और उनको अलग अलग, मैं तो कहता हूं कि अगर मेरा बस चले तो अग्निवीर में से जो सिलेक्ट नहीं हो उनको सबको पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा के जो अपने गांव हैं उनमें सबको रहने की व्यवस्था कर दे। 50 लाख तो उनके हाथ में है ही, वहां जमीन खरीद कर दे दें। अगर वहां पर हथियार के साथ हमारे अग्निवीर वहां बस जाएंगे, खेती करेंगे, और निश्चित रूप से दुश्मन का एक भी आतंकवादी नहीं घुस पाएगा। हकीकत में ये एक ऐसा बड़ा फोर्स है जिसको स्लीपिंग फोर्स बोलते हैं। दूसरे देशों में तो इस तरह का क्या होता है, कंपलसरी कर देते हैं। जैसे यूक्रेन में उन्होंने क्या दिया, 17 साल से लेकर 28 साल तक का जो भी होगा कि आर्मी में जाकर भर्ती करो। अमेरिका में भी ऐसा है, जो अमेरिकन नागरिक है उसको कंपलसरीली, अगर देश को आवश्यकता पड़ी तो कुछ समय उनको वहां पर सेना में काम करना पड़ेगा। और तो और इंग्लैंड में तो वहां के जो भविष्य के राजकुमार होते हैं, जो राजा बनने की लाइन में बने रहते हैं, उनको तो एक्टिवली काम करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको देश की सीमा का पता कैसे लगेगा? जहां तक गोरखाओं का सवाल है, गोरखा जन्म से ही उस प्रदेश में रहे हैं जहां पहाड़ों पर चढ़ना उतरना और एक्टिव रहना, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना उतरना है और वहां पर लड़ना ये हर किसी बूते की बात नहीं है। और यही एक कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी गोरखा बटालियन जो थी अंग्रेजों के साथ, उसने बहुत यानी शौर्य बताया और आज भी वो शौर्य बता रहे हैं। 62 की लड़ाई में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान के साथ हमारी जितनी भिड़ंत हुई, सबसे फ्रंट में जो है गोरखा बटालियन ने काम किया। गोरखाओं का भविष्य भारतीय सेना में जितना सुरक्षित है उतने चीन में तो कभी हो नहीं सकता। हालांकि वो जो प्राइवेट सेना जो बनाई थी वहां पर, लेकिन देखना होगा कि केपी ओली शर्मा क्या कुछ फैसला लेते हैं सर, क्योंकि सब कुछ तो उनके हाथ में है। अगर वो यस कहेंगे तभी भर्ती शुरू हो पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से चीन के प्रति उनका झुकाव है, थोड़ा सा मुश्किल ये काम लग रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।